हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस चल रहे थे वो लेकर आई हूँ। और जो आज इनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ, इन क्वेश्चंस को, जो पीजीटी के ही थे, जो पीजीटी में आए हुए थे। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आए थे क्या है, क्या चीज़ है। और अगर इसके बाद जो है मैं अगर नेक्स्ट और वो चलाऊंगी, अब अगले महीने आपका पेपर है ही, तो आप उसी के हिसाब से मुझे लगता है तैयारी कर भी रहे होंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि भाई देखो, ऐसा है, ये जो बैच है स्कोपम प्रैक्टिस बैच, अगर आप लोग तैयारी कर चुके हो और अपना प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये वाला बैच आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बीसी टेस्ट पेपर जो है वो है भाई, बहुत सारा इसमें फैलावड़ा नहीं है कि ये है वो है। 1100 इसका जो है वो इसकी फ़ीस है। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अपनी तैयारी को हमें चेक करना चाहिए, करना भी चाहिए चेक, तो आप इस बैच को देख सकते हैं। इसमें नोट्स वगैरह घर पर नहीं आते हैं, पीडीएफ से। ठीक है जी। इसके अलावा जो पाइनियर बैच है भाई, ये बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत सारे हैं। इवन जो लोग हमारे तो स्टूडेंट्स जो लेते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों मिलाकर लेते हैं, क्योंकि ये अभी तो टीजीटी का देखिए, अभी साइड पे से तो डेट नहीं हटी है, लेकिन टीजीटी का एग्ज़ाम मतलब अगर लगभग 2 महीने तो है ही। तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये वाला जो आप बैच लेते हैं तो इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें तो कोई भी मुझे लगता है क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। कई बार जो है मतलब इसमें सिंपल, डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट, फिर सिंपल, फिर रिवीजन, सारी चीज़ें है। ये भी अब, पहले ये 1800 का था, अब ये 1200 का है, क्योंकि इस पर भी नोट्स जो हैं वो नहीं हैं, पीडीएफ्स मिल रही हैं इसमें भी। इसके अलावा भाई देखो, ऐसा है कि अभी जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं, DSSB का फॉर्म आया था पिछले साल, और जो तैयारी कर रहे हैं भाई, यूपी वाले भी तैयारी कर रहे हैं, अभी उसकी डेट तो कुछ आई नहीं है। तो अगर वो अपने चाहते हैं कि भाई हम DSSB, क्योंकि DSSB का जो पेपर है उन्होंने इस बार अपना पैटर्न चेंज कर दिया था, अपना सिलेबस चेंज कर दिया था। पहली बार उन्होंने सिलेबस दिया है DSSB का, तो वही बिल्कुल नए सिलेबस से पढ़ाएगा और इसमें नोट्स जो है वो आपके घर पे आते हैं। इवन अभी टीजीटी का भी जो है, जो बैच है, वो भी अगर आप कोई लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, क्योंकि इसमें ग्रामर, लिटरेचर, इवन ग्रामर का अलग और लिटरेचर का अलग भी है, उनमें भी नोट्स आपके घर पर जो है वो आते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस के नोट्स जो हैं वो आपके घर पे नहीं आते हैं, बाकी जो हमारे डिटेल्ड बैचेस हैं उनके नोट्स आपके घर पर जो है जाएंगे। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सबसे अच्छी चीज़ जो मेरी कोर्सेज़ की है, कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने आप को डिमीन करते हैं। बात सही है, अगर हम पैसा लेते हैं तो हम क्वालिटी देते हैं। दूसरी बात यह है कि लोग थोड़ा 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 करके, अब 2000 दे दो, अब 1000 दे दो, अब 1500 दे दो करके हमसे कहीं ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। लेकिन अगर हम पैसा लेते हैं तो हम क्वालिटी भी देते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी देते हैं कि लोग जो हैं वो हमारे बैच को जब खरीद नहीं पाते तो उसकी बुराई करते हैं। तो वो बात ये है कि क्योंकि होता यही है कि जो लोग अच्छी चीज़ देते हैं तो लोग उनको शुरू क्रिटिसाइज़ करते ही करते हैं। हमारे आप इनके कोई पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 5500 रुपये का बैच है जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलते हैं। अगर आप खुद वो नोट्स निकलवा जाओ, 5 या 6 किताबें आप खुड भी खरीदोगे तो आप सोचोगे 2 से 2500 में तो किताबें ही किताबें आती हैं, फिर GST भी जाता है, ऐप का कमीशन भी जाता है, सब कुछ है। ऐसे ही DSSB का भी है। जब ये लाइव चलते हैं तो यही 8500 रुपये, इससे ज़्यादा पैसे हम नहीं लेते हैं, लेकिन हम उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके बच्चे के ट्यूशन भी पढ़ते होंगे, तो आप ये सोचिए अगर आप बच्चे के ट्यूशन के पैसे देते हैं, अगर आप 300 रुपये महीना भी देते हैं या 500 रुपये महीना भी देते हैं, जो इतना आजकल कोई नहीं देता, 1000 रुपये 1500 रुपये देते हैं, तो वो हमारे कोर्सेज से वो भी कहीं ज़्यादा हो, छोटे छोटे बच्चों के। आप सोचिए ये कोर्सेज तो नौकरी दिलाने में हेल्प करते हैं। तो बाकी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो आप चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, ये नहीं कि वेस्ट करिए। तो चलिए, इसी के साथ मेरी बात जो है यहाँ पे समाप्त हुई है, और अब मैं जो है आप लोगों के लिए, मुझे जो है जो क्वेश्चंस जो अब आपको प्रीवियस ईयर वाले करवाने हैं वो करवा देती हूँ। ये मैंने अभी, अगर आपने देखा ना हो इससे पहले, तो मैंने जो है ये 2 बार में 2 पार्ट्स में करवाया है।
पार्ट 1 में 21 क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद जो पार्ट 2 था वो मेरी लाइव क्लास थी, तो उसमें मैंने कुछ और क्वेश्चंस के साथ 21 से आगे 22 से लिया था, और उसमें मैंने काफ़ी जो है क्वेश्चंस कराए थे। ये वाले क्वेश्चंस 41 तक हुए थे, तो इसके बाद 40 तक हुए थे, 41 से मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ से आप लोग मतलब वो मैंने उसमें 40 क्वेश्चंस करवाए थे, 40 + 20 यानी कि 21 61 क्वेश्चन करा दिए थे। आज मुझे 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, और ये रहा 41 नंबर का क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है यार ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार पढ़े हुए हैं, ये है वो है, तो भी कोई बात नहीं है, रिवीजन में आप लोग करा रही हूँ। प्लक फ्रॉम द मेमोरी और रूटेड सॉरो, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप लोगों ने इसमें है तो आप लोगों ने आपने जो आपके पास प्रीवियस ईयर की किताबें हैं, घटना चक्र है या यूथ है, उनमें आपने देखा होगा इसमें हाइपरबोली दिया हुआ है। हाइपरबोली भी इसमें हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे देखें, प्लक फ्रॉम द मेमोरी और रूटेड सॉरो, कि मेमोरी से एक रूटेड सॉरो को प्लक करा गया, यानी कि सॉरो को कंपेयर करा है प्लांट से, ठीक है, मतलब एक छोटे से सैपलिंग से प्लांट से कंपेयर करा है, मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करें। तो जो इमीडिएट फिगर ऑफ स्पीच है वो इसकी मेटाफर है। द आंसर इज मेटाफर। द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए होली टाइम बेसिकली पवित्र समय, यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट भी हो सकता है, क्योंकि समय को पवित्र जो है वो कहा गया है, तो होली टाइम भी है। क्वाइट एज अ नन, अब एज लगा दिया समय को, क्योंकि सिमिली में दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन कि इन सिमिली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। सीधा मेटाफर में भी यही चीज होता है, इम्प्लाइड सिमिली होती है, बट इन मेटाफर द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज। अगर आप सिमिलर चीजों को कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन है, जब आप डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करोगे तो वो सिमिली है। सो द आंसर इज डी, दैट इज सिमिली। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो अगर आप यहाँ पे देखें, दिस सी को बेयर्स हर बूजम, यहाँ सी के लिए हर वर्ड यूज करा गया है, ठीक है। दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम, यानी कि नारी के रूप में सी को चित्रित किया गया है। तो द आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी होता तो हम पर्सोनिफिकेशन की जगह पैथेटिक फैलेसी चुनते, क्योंकि द जो क्वेश्चन पूछने वाला है, ही वांट्स अ स्पेसिफिक आंसर। What is aside? A short dramatic monologue by the side of is a poem consisting of irregular lines, is a short speech not supposed to be heard by other characters on the stage or the audience. तो देखिए aside और monologue में यही फ़र्क होता है कि aside जो होती है ना, उसमें स्टेज पर कैरेक्टर्स उपस्थित होते हैं, मगर जब स्पीकर बोलता है तो ऐसा दिखाते हैं कि एज इफ उन्होंने कुछ नहीं सुना। ये असाइड हो या मोनोलॉग हो, दोनों ही किसके लिए होते हैं, जो ऑडियंस के लिए होते हैं। लेकिन जो सोलिलोक्वी होती है ना, यानी कि सोलो अकेले में बोलने हो जाने वाला डायलॉग, उस समय स्टेज पे कोई और कैरेक्टर उपस्थित नहीं होता। तो ये दोनों में अंतर है, इसीलिए द आंसर इज डी। फ्री वर्स इज रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, confirming to no regular meter, having neither depth nor commitment, written in blank verse। तो यहाँ पर फ्री वर्स, जिसे वर्स लिब्रे भी कहा जाता है, और वॉल्ट विटमैन को इसका फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है, जिसमें ना कोई राइम होती है ना मीटर होता है, उसे फ्री वर्स कहा जाता है। व्हाट इज एफोरिज्म? मीन्स अ लिविंग बीइंग्स एबिलिटी टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, और द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइजनस, एक्सप्रेशन ऑफ एंग्जाइटी। एफरिज्म, बेकन के स्टाइल को एफरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना, इज अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स। सिज्यूरा इज 6 feet लाइन, राइम्ड वर्ड, स्ट्रेस सिलेबल, ब्रेक इन अ लाइन, और क्या होता है, सिज्यूरा का मतलब होता है अ पॉज, पॉज लेते हैं। तो पॉज के लिए आप क्या यूज करोगे, डी, दैट इज ब्रेक इन अ लाइन। एन एपिक इज ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्जेक्टिव, कॉमिक या एलिजियक। अब आपको मैं बताऊं कि एपिक भी ना दो तरीके के होते हैं।
एक होते हैं प्राइमरी एपिक्स और एक होते हैं सेकेंडरी एपिक्स। मिल्टन के और एपिक की एक क्वालिटी होती है, दे आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव बिकॉज they tell a story of they tell the story of a hero, they represent the history, and if you become subjective in telling the story, obviously the story or the history will change its color. तो हमेशा जो ये एपिक की क्वालिटी होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट हेयर हमारे मिल्टन जी जो हैं उनका जो एपिक है यानी कि पैराडाइज लॉस्ट, दैट इज अ सेकेंडरी एपिक एंड दैट टू इट इज ऑटोबायोग्राफिकल। मिल्टन को जब कहा गया ना मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, तो यहाँ जो है ना मिल्टन ने खुद को सैटर्न के रूप में रिप्रेजेंट करा, अपनी जो अपना जो जोश है, अपनी जो सप्रेस डिज़ायर्स हैं उन्होंने सैटर्न के माध्यम से बताई हैं, और सैटर्न का जो पोर्ट्रे करा है उन्होंने वो भारी पड़ता है, सैटर्न का कैरेक्टर भारी पड़ता है, एडम पे तो भारी पड़ते हैं, गॉड के कैरेक्टर पे भी भारी पड़ता है, तो सैटर्न के रूप में उन्होंने खुद को प्रेजेंट करा, दैट इज व्हाई इट्स ऑटोबायोग्राफिकल। लेकिन एपिक की क्वालिटी यही होती है कि एपिक्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। अब बैलेड स्टेंजा इज ऑफ, बैलेड जो होता है वो एक शॉर्ट स्टोरी, एक कहानी कहती हुई पोएम होती है, और बैलेड स्टेंजा में 4 लाइंस होती है, राइम्स की स्कीम होती है इसकी ABCB, तो ये होता है दैट इज 4 लाइन्स। What does the term curtain raiser indicates in drama? One who raises curtains, a modern drama of serious nature, supernatural agency, a short play before the main play. बिल्कुल सही बात है, curtain raiser मेन प्ले स्टार्ट होने से पहले ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए जब एक शॉर्ट प्ले किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कर्टेन रेजर। The word picaresque has been derived from Latin word picaro, Greek word picaro, इटालियन वर्ड पिकारो या स्पेनिश वर्ड। देखिए पिकारस का नॉवल का मतलब ही होता है स्टोरी ऑफ अ रोग, यानी कि एक ठग की कहानी है ना, तो ठग की कहानी है, तो ये कहाँ से ली गई है? ठग, स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश वर्ड पिकारो। An ambassador is a gentleman who lies abroad for good of his country. Pun on the word is ambassador, gentleman, lies good. तो पन का मतलब क्या होता है? पन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसका मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स या प्ले अपॉन वर्ड्स, ठीक है। पन को बोलते हैं इक्विवोकल होते हैं ये। इक्विवोकल अगर आपने टर्म सुन रखी हो, जो मकबेथ में जो विचेस थी दे वर कॉल्ड इक्विवोकल, क्योंकि उनके शब्दों के कई अर्थ निकलते थे। यहाँ जो पन है वो लाइज में है, क्योंकि एक लाई मतलब होता है रहना, टू लिव, एंड द अदर वन इज झूठ बोलना। तो एक ही वर्ड के जब 2 मीनिंग होते हैं तो उसे पन कहा जाता है या प्ले अपॉन वर्ड्स। द मैन इज नो फूल, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। लाइटोटीज, टाउटोलॉजी, यूफेमिज्म या एपिग्राम। देखिए अगर आप नो फूल कर रहे हैं यानी कि 2 नेगेटिव्स ले रहे हैं, 2 नेगेटिव वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं, 2 नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, तो जो है इसका मतलब होता है द फिगर ऑफ स्पीच इज लाइटोटीज। Milton, thou shouldst be living at this hour. Identify the figure of speech. Oxymoron, apostrophe, hyperbole या simile. देखिए इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि जिस समय जब मिल्टन को संबोधित किया गया तो उस समय मिल्टन जो है वो जीवित नहीं थे। To err is human, to forgive divine. Identify the figure of speech. Simile, metaphor, apostrophe, antithesis. To err is human, to forgive ये पोप की लाइन्स हैं कि to err कहा गया to forgive, human, divine। तो 2 जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रखा गया पैरेलल, और उनको क्यों रखा गया है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, और ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं तो एंटीथेसिस। Where beauty cannot keep her lustrous eye, identify the figure of speech, pun, personification, simile या oxymoron. And that is where beauty cannot keep her
लग्जरियस, कीप हर लस्ट्रस आइज। तो देखिए एक बात ये है यहाँ पर वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर, यहाँ पर ब्यूटी जो है वो ब्यूटी को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ह्यूमन बीइंग के रूप में लिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लस्ट्रस आइज, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिया गया है, तो इसीलिए पर्सोनिफिकेशन जो है वो करा जा रहा है। लाइफ इज अ ड्रीम, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। लाइफ को ड्रीम से कंपेयर किया है, दो डिसिमिलर थिंग्स हैं बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज एंड दैट इज मेटाफर। Death lays his icy hands on kings, identify the figure of speech। यहां पर आप देखिए डेथ को lays his, यहां his आ रहा है, तो डेथ को क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर दिया गया है, ह्यूमन बीइंग के रूप में यूज किया गया, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। A paronym is the use of a word in a sentence that does not properly belong to it. A clause of phrase wedged into a sentence in passing. A word that is spelt and pronounced in the same way as another but means different context. A word not spelt as another but pronounced exactly as the other. मतलब ये D था, ये भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये पैरोनिम का आप एग्जाम वो देखिए और फिर मुझे बताइए इसका क्या होना चाहिए। यस एंड द आंसर इज, पहले मैं आप लोगों को पैरोनिम का एग्जांपल दे दूं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग भी जो है भूलेंगे नहीं, वैसे तो भूल जाते, मैं ही भूल जाती हूँ, ठीक है जी। देखिए पैरोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। स्पेल्ड सिमिलरली but have different meaning. कैपिटल कैपिटल मतलब स्पेलिंग सेम नहीं होगी लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, और इनके जो हैं देखिए इसमें होगा, देखिए यहाँ पर है जैसे हमने बोला कैपिटल एंड कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ये है पैरोनिम्स उसे कहते हैं कि जिनमें स्पेलिंग तो डिफरेंट होगी मगर प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग भी अलग होते हैं। तो अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज द अदर, जैसे अगर हमने बोला ये कैपिटल और ये कैपिटल, तो स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है और मीनिंग भी बिल्कुल अलग होता है। वर्ड नॉट स्पेल्ड, देखो स्पेल्ड नहीं है एक जैसा मगर प्रोनाउंसिएशन जो है एक सही होगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इजंट स्ट्रेन, इट ड्रॉपeth एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द क्वालिटी ऑफ इट ड्रॉपeth एज द जेंटल, भाई देखो क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये लाइन आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन्स हैं। The quality of mercy isn't strain, it droppeth, मतलब जो मर्सी है उसे कंपेयर किया गया रेन से, मर्सी और रेन को कंपेयर करा गया है और कंपैरिजन के वर्ड्स भी यूज करे गए हैं। द आंसर इज सिमिली। Hagiographics are written on the lives of marginals, the lives of subalterns, the stylized lives of Christian saints, none of these. Hagiographics, graphics मतलब लिखना, hagiographics किस पे लिखे गए थे? The stylized lives of Christian saints. A 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as ballad, Shakespearean sonnet, elegy या lyric. A 14 iambic consisting of 3. देखिए अगर फिर से 14 लाइन का है, ये है तो सोनेट, लेकिन जब जिसमें जो है 3 क्वाट्रेन और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है तो वो शेक्सपियरियन सोनेट होता है। दैट इज जिसका ए बी सी डी ई एफ जी जी ये राइम स्कीम होती है।
देखिए, अगर आप लोग सबसे एक टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप चीज़ों को कितना अच्छे से सीख रहे हैं, ग्रैस्प कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर आपको चीज़ें पढ़ानी भी हैं। मैं मानती हूँ आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ानी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में जाकर पढ़ाएंगे, यानी कि 9th 10th और 11th 12th को पढ़ाने के लिए जाएंगे। और TGTs जो होते हैं वो 6th to 10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, और PGTs जो होते हैं वो 11th 12th के लिए होते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो होती है एक टीचर के लिए ये होती है कि आप चीज़ों को ग्रैस्प कितना कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल एक सिंपल एक सिंगल वर्ड देखा और आंसर जो है वो मार्क कर दिया, क्योंकि अगर ये पेशेंस की कमी आपके अंदर है तो ऑब्वियसली ये आगे तक रहेगी। मैं आपको इस चीज़ के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कल ही मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो BPSC के PGT में, अगर आपको याद हो, जो है विजय लक्ष्मी, जिसने BPSC में PGT में पूरे बिहार में 2nd रैंक होल्डर है वो। तो उसने कहा कि मैम जब मैं क्लास में पढ़ाने के लिए जाती हूँ और मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है, मैं आपको वो मैसेज अगर दिखाऊँ आप सोचें कि ये चीज़ बीइंग अ टीचर बहुत ज़रूरी है, कि इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है कि मैं बिना किताब के ग्रामर पढ़ा लेती हूँ। नहीं तो मुझे ग्रामर से, मेरी खुद की ग्रामर बहुत अच्छी नहीं थी, ये मेरे स्टूडेंट के वर्ड्स हैं। और अब जब स्टूडेंट्स के चेहरे पे वो स्माइल आती है, वो कहते हैं कि हमें मैम से ही पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उसने इसमें लिखा है कि ये चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि इसका क्रेडिट मैं आपको देती हूँ। तो भाई देखो, ये तो उसकी एक जो है बड़प्पन है उसका कि जो है, लेकिन हाँ, एक टीचर होने के लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि आप खुद को रख के देखिए। ये नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो काम नहीं करना है, बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको हमें कैसे मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स के साथ लाना है, तो वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो नहीं भी पढ़ना चाहेंगे, लेकिन हाँ, अगर उसमें से 50 में से अगर 10 भी पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए खुद को तैयार करना, चीज़ों को एक पेशेंस रखना, वो बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट यू नीड। तो वो चीज़ें जो हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो रटिए मत उस चीज़ को, समझिए कि व्हाट कि कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। यही नहीं कि केवल जो है उस चीज़ को बस रटते चले गए। तो इसी के साथ मैं आगे अपना क्वेश्चन लेती हूँ। इन अ बैलेड अ लाइन ऑफ स्टैंजा इज रिपीटेड बट विद एन एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी, इट इज कॉल्ड रेफरेंशियल रिपीटिशन, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, जस्ट रिपीटिशन, या नन ऑफ दीज। तो भाई देखिए, इसमें जो है आपको बैलेड में, जैसे अगर आपने गाने भी सुने हो तो एक क्या होता है कि एक लाइन या स्टैंजा जो है वो रिपीट होती है, मगर उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। दैट इज इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। सो द आंसर इज बी, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements is not correct with reference to ode? Pindaric odes are encomiastic. In contrast to the passions, visionary boldness and formal language of Pindar's ode, many Horatian odes are calm, meditative and colloquial. The irregular ode was introduced by Gray. Pindar's ode were written to praise and glorify someone. देखिए, सबसे पहले मैं आपको पिंडारिक ओड्स के बारे में बताऊं, जो स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ एंड ईपोड में बटे हुए हैं। ये एंकोमियास्टिक थे। एंकोमियास्टिक का मतलब समझिएगा तारीफ करने वाले, ठीक है। और जो हॉरेशियन ओड्स थे हॉरेस के द्वारा, वो काम और शॉर्ट छोटे स्टैंजाज में लिखे हुए, उनमें स्ट्रॉफ एंटी स्ट्रॉफ नहीं होते थे। इरेगुलर ओड्स जो है ना, वो अब्राहम काउले के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे, काउलियन ओड जिसे कहा जाता है, ग्रे के द्वारा नहीं। तो द आंसर इज सी। Which of the following terms is applied to a dramatic representation of सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस? कॉमेडी, ट्रेजिकॉमेडी, सटायर या ट्रेजेडी? देखिए भाई, अगर यहाँ पर आ रहा है सीरियस एंड है कि ट्रेजेडी क्या होती है, जो एरिस्टोटल ने उसके कहा भी है कि ट्रेजेडी इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ विद सर्टेन मैग्नीट्यूड। जो बहुत ही विशाल, एक जो ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, कि वो जो है इमिटेट करती है एक्शन को, ठीक है। और उसके बाद जो है इमिटेट करने के साथ वो क्या होती है, वो अपने आप में कंप्लीट भी होती है। और उसका जो इमोशंस होते हैं वो
पिटी एंड फियर होता है कि अगर आपको ट्रेजेडी देखते हुए हीरो से पिटी फील हो रही है तो, और फियर कि जो इसके साथ हो रहा है वो हमारे साथ ना हो, और कैथारसिस, तो वो ट्रेजेडी है, अदरवाइज नहीं। और इसकी पूरी जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, presented in a way that evokes pity and fear in the audience, ultimately leading to a catharsis or purification of those emotions। यही चीज मैंने अभी आपको बताई, हालांकि मैंने नहीं, एरिस्टोटल के पोइटिक्स में ये डेफिनेशन दी हुई है, मगर ये डेफिनेशन कई बार ये भी पूछ लेते हैं। among the following which doesn't consist of the lines of iambic pentameter without rhyming, among the, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, among the following which does not consist of lines of iambic pentameter without rhyming, आंसर उसमें ब्लैंक वर्ड्स माना गया था, लेकिन ये ब्लैंक वर्ड्स की बात नहीं करिए, विच डज नॉट, भाई जब iambic pentameter भी नहीं है, राइम भी नहीं है, तो वो कौन सी वर्ड्स हो गई, दैट इज फ्री वर्ड्स। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अगर कुछ और होंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। है तो वैसे एक और भी, मगर वो पेज इसमें है नहीं आज, तो नहीं तो मैं आपको वो भी करवा देती, आप देख भी रहे होंगे, मैं वही ढूंढ रही थी, मगर वो है नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाती हूँ इस वाले का, मतलब नेक्स्ट मैं एक राइटर लूँगी और उनके क्वेश्चंस जो हैं वो करवाऊँगी। ओके जी, बाय बाय एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।